Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good evening guys, welcome to India's number one educational Wi-Fi study, changing the way of learning now is the part of Unacademy। मैं हूं विवेक पांडे, स्वागत है आपका आरआरबी जेईई की क्लासेस में। टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसका सब टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। अभी तक हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट लास्ट 2 डेज से हमारा चल रहा था। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा ये आपको पता है। हमने SDLC डिस्कशन कर लिया, हमने टाइप ऑफ टेस्टिंग डिस्कशन कर लिया। आज उसका थर्ड फेज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ दे दूं कि हम लोगों ने SDLC में क्या क्या पढ़ा और क्या अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपका, जिसका कौन सा पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है क्या वो पहले समझ लीजिए। हम लोगों ने जैसे बताया था SDLC के फेजेस की अगर मैं बात कर रहा था, SDLC फेजेस आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितने फेज होते हैं जल्दी से नाम लिख दीजिए। फेजेस कौन से थे, तो आपको पता है कि सबसे पहले आप लोग प्लानिंग करते थे। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक प्लानिंग हो गई। आफ्टर दैट चलो कोई नहीं, एक एन लिख देते, प्लानिंग हो गई। आफ्टर दैट हम लोग रिक्वायरमेंट का काम करते थे, इसीलिए इसके लिए हम लोग SRS का डेवलपमेंट करते थे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आफ्टर दैट इसके बाद ही का जो पार्ट आता था वो मेरा आता था डिजाइनिंग का पार्ट। चलिए, तो प्लानिंग क्या था पता था, टॉप मैनेजमेंट टीम करती थी। रिक्वायरमेंट उसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो रिक्वायरमेंट फेज में। थर्ड आपका डिज़ाइन आता था। इसके बाद की अगर पॉइंट में बात करूँ तो डिज़ाइन के बाद क्या आता, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डिज़ाइन के बाद प्लानिंग कर लिया, रिक्वायरमेंट हो गया, डिज़ाइन, उसके बाद हम लोग करते थे डेवलपमेंट के पार्ट को डिटेल में समझने के लिए आपने कोडिंग जो पढ़ा है वही है डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो काम आता था वो टेस्टिंग आता था। टेस्टिंग का पूरा टाइप, कितने टाइप होते हैं ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर दिया है। आप कल का वीडियो देख सकते हैं। टेस्टिंग के प्रीवियस क्लास में सारा हो चुका है। टेस्टिंग के सारे, टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग के टाइप कितने होते हैं, कौन से टेस्टिंग से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, काइंड ऑफ मैंने वर्बली डिस्कशन किया था, लेकिन आज मैं डिटेल में क्लासेस यहाँ पे करूँगा। टेस्टिंग, आफ्टर दैट मेंटेनेंस, ये सारे फेजेस थे SDLC के। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजाइनिंग फेज। लेट्स क्लियर, आज कौन सा फेज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद में इसका थ्योरी पार्ट आपको यहां पे दे दूंगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होता है क्या, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ iterative process. It is an iterative process of transforming रिक्वायरमेंट, यानी जो रिक्वायरमेंट हमें मिल चुका था, ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट इनटू ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब हो गया एक फॉर्मेट, एक डिजाइन, एक मैपिंग। वो मैपिंग का जो काम करते हैं वो मेरा होता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। तो ये बात रखिए, याद रखिए, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज अ इटरेटिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट इनटू ब्लूप्रिंट। सिंपल सा बात है कि जो मैंने SRS में डेवलप किया था, जो भी चीजें मेरे SRS में आ चुकी थी, यहां पे जो भी रिक्वायरमेंट मेरा था, रिक्वायरमेंट क्या हो सकता था कि आपकी कोडिंग कितनी लाइन की थी, ये रिक्वायरमेंट था। आपको कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे, ये रिक्वायरमेंट था। आपने कितने प्रोग्रामर का यूज किया है,
आपका डे कितना लगने वाला है, ये सब मैंने SRS में डेवलप कर लिया था। अब एक यहाँ पे एक इंडेक्सिंग बनी, तो उस इंडेक्सिंग को एक डिजाइनिंग का फॉर्म देने के लिए, यानी ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इस वो काम हम करते हैं किस में, तो वो काम हम करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग फेज में। सिंपल सा बात है कि SRS को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, तो वो आपका करता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। इट इज क्लियर। चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है, मैं सारा डेफिनेशन वैसे है लिखा हुआ, आपको मैं यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू दिखाई दूंगा, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई सॉफ्टवेयर डिजाइन तो होता है क्या, तो रिक्वायरमेंट को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट कर देना, सिंपल सा बात है। और ये याद रखिएगा, इट्स हेल्प्स प्रोग्रामर इन कोडिंग, प्रोग्रामर को कोडिंग में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है भाई, हम आर्किटेक्ट के, अगर मेरे को घर, सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखो, मेरे को घर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना, दैट मींस घर बनाना। इसको अगर आप समझोगे तो ये सारी पार्ट आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी। तो पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे सवाल ये पूछा गया है कि बेसिकली डिजाइन का काम क्या है। तो अगर घर बनाते हैं तो प्लानिंग मैंने कर दिया कि मेरे को घर बनाना था, ये मैंने प्लानिंग फेज में कर दिया। SRS में मैंने ये बताया कि भाई इसमें ब्रिक्स कितने लगेंगे, इसमें रॉड कितने लगेंगे, इसमें रॉड कितने लगेंगे, ETC, ये सारा रिक्वायरमेंट मैंने यहां कर दिया। अब ये सारा चीज लेके हम चले जाते हैं आर्किटेक्ट के पास। आर्किटेक्ट क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, उसका एक मैपिंग बना देता है कि सर आपकी बिल्डिंग ऐसी होगी, आप ऐसे फ्लोर देना, यहां पर ऐसे गेट देना, ऐसे ये सारी, आपका जितना लैंड होता है, आपकी जितने पास जमीनें होती है, लैंड के अकॉर्डिंग आपका ये बिल्डिंग डिजाइन हो जाता है। तो यही काम यहां पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग फेज में की जाती है। सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा, जो काम आर्किटेक्ट करता है वही काम यहां पे कौन करेगा, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग फेज में की जाती है। ठीक है, वो भी आपका एक टीम करती है वहां पे। नेक्स्ट पार्ट, तो ये तो था इसका एक फॉर्मेट जो हम लोग यहां पे यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, आपके सिलेबस में वही लिखा गया है कि आपको इसका प्रिंसिपल बताना है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्लियर हो गया। अब क्यों करते प्रिंसिपल, दैट मींस ये होना कैसा चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। चलिए, प्रिंसिपल कहने का मतलब सिद्धांत। एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जब हम करते हैं उसका बेसिक सिद्धांत क्या होना चाहिए, सिद्धांत यही हो गया। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम यहां पे पोर्ट कर सकें। दूसरा, मिनिमम एरर के चांसेस, मिनिमम एरर के चांसेस होने चाहिए। चलिए, एरर के चांसेस कम होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं इसको, प्रोग्रामर को ये आसान हो, दैट मींस कह सकते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होना चाहिए। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म कहने का मतलब है कोई भी लैंग्वेज में ये आसानी से यूज किया। पैराडिग्म कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोग्रामिंग फ्रेंडली हो वो आपका डिजाइन। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा डिजाइन कर दिया, उस टाइप का लैंग्वेज अभी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, वो अभी यूज में ही नहीं है। दैट मीन्स आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको का फ्लेक्सिबल का मतलब तो समझ में आ गया कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी भी जगह पे कभी भी उसको हम यूज कर सके, दैट्स नाउन एज फ्लेक्सिबल। मिनिमम एरर होने के चांसेस होना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पोर्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसका एक प्रोटोटाइप भी होना चाहिए, प्रोटोटाइप रीयूज। कल मैंने बता दिया था कि प्रोटोटाइप क्या होता है, एक प्री मॉडल प्रोटोटाइप रीयूज बोल सकते हैं इसे हम, रीयूज। प्रोटोटाइप रीयूज कहने का मतलब है कि प्रोटोटाइप मैंने कल ही बताया था, प्रोटोटाइप दैट मींस एक प्री मॉडल। सॉफ्टवेयर एक्चुअल डेवलप करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल में काम क्या होता था, उसका एक डमी सॉफ्टवेयर में डेवलप करते थे, फिर कस्टमर के पास जाता था,
कस्टमर उसको फीडबैक देता, फिर उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते थे। दैट मीन्स वो एक ऐसा डिजाइनिंग होना चाहिए कि अगर उसका प्रोटोटाइप हम कर सके तो फिर से उसका रीयूज कर सके, यानी प्रोटोटाइप फ्रेंडली होना चाहिए। यानी उस डिजाइन के बेस पे हम एक प्री मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्री मॉडल कहने का मतलब है कि एक हाफ 50, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप के सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, बाद में उस कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर अपना उसको वहां पर रिव्यू देगा गाइस। तो ये पॉइंट आता है कि प्रोटोटाइप भी होना चाहिए। अगला मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट में तो 4 पॉइंट यहां से याद रखिए, ये सारे इसके प्रिंसिपल हो गए। अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं तो ये होना चाहिए correspondent to analysis model, correspondence to analysis model, analysis model। 5वां पॉइंट, ये पॉइंट समझ लीजिए। देखो प्रिंसिपल एग्जाम में आपका पूछा गया, एग्जाम में सीधा पूछ दिया इनमें से कौन सा प्रिंसिपल होता है या नहीं होता गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा पहले थ्योरी समझ लेते, उसके बाद में क्वेश्चंस राउंड पे यहां पे आऊंगा। तो इसके कहने का मतलब है मैंने जो भी एनालिसिस किया था प्लानिंग पार्ट में या एनालिसिस पार्ट में, जो भी काम किया था यहां मैंने डिसाइड किया था तो भाई कि मेरा जो है वो 50 KB का 55 GB का फाइल होना चाहिए। मैंने डिसाइड किया था इसमें इमेजेस इतना होना चाहिए। मैंने डिसाइड किया था कि ये इस लगभग 4 MB में ये काम कर जाना चाहिए। तो ये मैंने प्लानिंग और एनालिसिस किया था यहाँ पे, जो भी रिक्वायरमेंट था। तो कहने का मतलब है मैं यहाँ जो भी मैंने डिज़ाइन यहाँ पे बनाया, जो भी मैंने ब्लूप्रिंट बनाया यहाँ पे गाइज, यानी ये एनालिसिस हो गया ये, और ये आपका डिज़ाइन हो गया। तो डिज़ाइन कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही हो सके, ये पार्ट यहां पे आसानी से हो सके, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आसानी से हो सके, ये भी प्रिंसिपल होता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहां प्लानिंग कुछ और करा और डिजाइन मैंने कुछ और कर दिया, तब आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर जाएगा। अभी एक अच्छी प्लानिंग नहीं कही जाएगी, वो अच्छी एक डिजाइनिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का प्रिंसिपल कहने का मतलब विच टाइप ऑफ डिजाइन इज नॉन एज ए गुड डिजाइन, विच नॉन एज ए गुड डिजाइन, दैट्स इसीलिए दैट्स व्हाई वी नॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। तो सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने वहां पे बता दिया। 5वां आपने बता दिया कॉरेस्पोंडेंट टू एनालिसिस डिजाइन होना चाहिए। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो और भी है लेकिन एक पॉइंट आप याद रखिए, चलिए, कॉरेस्पोंडेंस टू चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंट कॉरेस्पोंडेंस एंड रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर दिए, भाई सॉफ्टवेयर मेरा ये कंप्लीट डेवलप हो चुका है, और क्या रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि जो बनाया वही यहां पे अवेलेबल हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर हो गया और ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट हो गया। रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट कहने का मतलब ये है कि बेटा मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया डॉस इंटरफेस पे, ठीक है, और अभी मार्केट में डॉस का यूज है ही नहीं, तो क्या यह रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट होगा? नहीं होगा। भाई मैंने यहां पे अभी अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा डेटाबेस हम लोग ओरेकल का यूज करते हैं, MySQL का यूज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर का यूज करते हैं, लेकिन मैं यहां ऐसा कर दिया कि मैंने यहां फॉक्स बेस पे काम कर दिया गाइज, फॉक्स बेस पे मैंने यहां पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। तो क्या ये रियल वर्ल्ड फ्रेंडली होगा? देखो इस पॉइंट को समझिएगा, सारा समझना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि इसका 6 नंबर एथिक्स प्रिंसिपल ये कहता है डिजाइन का कि रिप्रेजेंट करस्पॉन्डेंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब जो अभी रियलिस्टिक में जो अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, दैट मीन उसके रिगार्डिंग फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के, ये पॉइंट आप याद रखिएगा यहां पर। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ये सारे कुछ आप रिवीजन कर लो एक बार। चलिए आ जाते हैं यहां पर सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या, इट इज ए सॉरी हाँ,
चलिए, प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या था, ये तो बात मैंने बता दिया था। इट इज इटरेटिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट टू ब्लूप्रिंट, यानी कहने का मतलब है कि SRS को ब्लूप्रिंट देना, यही काम था किसका, तो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम था। तो गाइज इसके बेसिक एथिक्स क्या है, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो आपको एग्जाम में पूछा गया है, वो आपके हेडलाइन में वहां पे सिलेबस में भी दिया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब हमें नहीं समझाना होगा। एरर आने की चांसेस कम होनी चाहिए, चांस टू बी मिनिमाइज एरर बोल सकते हैं। यहां पर एरर आने की चांसेस यहां पे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म कहने का मतलब है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी चल रहा है उसके बेस्ड करके हम डिजाइन करें, यानी जो लैंग्वेज है मेरे पास उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम डिजाइन करें। प्रोटोटाइप रीयूज, प्रोटोटाइप मैंने बता दिया, प्रोटोटाइप क्या होता है, एक प्री डिफाइंड मॉडल होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर उस डिजाइन के बेस पे कोई प्रोटोटाइप मॉडल हम डिजाइन किए हैं तो फिर उसका हम रीयूज कर सकेगा। दैट मीन्स वी हैव टू नो कि दिस डिजाइन इज रीयूजेबल। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल क्या कह रहा था, तो सबसे पहले फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल की बात करें तो नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डेंस टू द एनालिसिस मॉडल। जो मैंने प्लानिंग किया और जो डिजाइन किया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही हो सके, इस चीज का हमें यहां पे ध्यान रखना होगा। अगर नेक्स्ट में अगर बात करूं तो सबसे लास्ट था आपका रिप्रेजेंट कॉरस्पॉन्डेंस एंड रियल। कहने का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जांपल मैंने दिया कि यहाँ डॉस पे काम कर, तो मार्केट में भी डॉस का यूज बहुत नहीं के बराबर है। मैंने यहाँ फॉक्स बेस पे डेवलप कर दिया, यहाँ पे फॉक्स बेस का यूज बहुत कम पे। तो ये रियल वर्ल्ड फ्रेंडली भी, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो ये खासियत हो जाता है आपका किसका, ये प्रिंसिपल है आपका सॉफ्टवेयर रीयूज का। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पहले समझ लेता हूँ। थ्योरी का मैं पूरा स्लाइड आपको दिखा दूंगा ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। चलिए तो एक बार बता दो कि सर ये चीजें क्लियर हो गई। पहले एथिक्स पूरा समझ लो आप। अब है कि नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला क्या था, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है ये क्लियर हो गया है। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ये क्लियर हो गया। अब बात आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल डिजाइन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए, यानी कि एक जब भी कोई डिजाइन करे तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके टूल्स क्या होना चाहिए, वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। किसमें, तो आपका थर्ड पॉइंट में। तो सब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला फंडामेंटल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फंडामेंटल अगर आता है तो सबसे पहला पार्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसका डिटेल अभी हम दिखाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए। That is the meaning of abstraction is a capability to reduce the complexity of a software. That is known as abstraction. पहला पॉइंट पूरा डिटेल पहले आगे समझिएगा। एक मेरी भाषा को पहले अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। एक बिल्डिंग अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, डिजाइन में ये सब पार्ट होता है। तो क्या होगा ना, चीजें भूलोगे मत। ये है थ्योरी सेक्शन, तो बच्चे हम भूल जाते हैं यहाँ पे कि भाई हम पढ़े रट्टा मारे, रट्टा नहीं मारेंगे हम, यहाँ पे समझ जाएंगे। तो सबसे सिंपल सा बात है कि है क्या डिजाइनिंग भाई, तो भाई जो रिक्वायरमेंट था तो रिक्वायरमेंट को ब्लूप्रिंट में ट्रांसफर करने को ही डिजाइनिंग कहते हैं। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए यानी उसके सिद्धांत, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मिनिमम एरर होना चाहिए, प्रोटोटाइप रीयूज होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट से वो कोऑर्डिनेट कर सके, यही सब इसकी खासियत होती है। अब रही बात इसके फंडामेंटल डिजाइन कंसेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें इसमें यूज, क्या क्या चीज के फंडामेंटल क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया सबसे पहला कि एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की क्षमता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक आर्किटेक्ट उसका होता है, बेसिक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल होता है।
तीसरा पार्ट आपका पैटर्न होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा एक स्लाइड के फॉर्म में, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट में अगर बात करूं, एक पैटर्न, एक बेसिक कॉमन पैटर्न। पैटर्न क्या होता है आगे मैं दिखाऊंगा। एक कॉमन फॉर्मेट जो कहीं भी हम इंप्लीमेंट कर सके। पैटर्न दैट मीन्स अ कॉमन फॉर वी कैन इंप्लीमेंट टू एनीवेयर। चलिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, उसकी खासियत दूसरा क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की ही एबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहने का मतलब ये हो गया कि वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो हाइड कर सके। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप फॉर्म भरते हो तो क्या आपको ये पता होता है कितने एप्लीकेशन चले गए वहां पर, तो कुछ इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एबिलिटी भी उस डिजाइनिंग फेज में होनी चाहिए। ये भी इसका फंडामेंटल पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाता है, मॉड्यूलिटी। मॉड्यूल के फॉर्म में होना चाहिए, मॉड्यूलिटी। खैर ये पहले होगा, पैटर्न के बाद मॉड्यूल, खैर कोई दिक्कत नहीं उससे। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, आर्किटेक्चरल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पैटर्न के फॉर्म में होना चाहिए। पैटर्न दैट मींस एक कॉमन पैटर्न, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका मॉड्यूलिटी, एक मॉड्यूल के फॉर्म में डिजाइन किया जा सके, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम इस पे काम कर सके, दैट इज अ मॉड्यूलिटी। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं तो आपका फंक्शनल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फंक्शनल इंडिपेंडेंस। फंक्शनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अगर नेक्स्ट में आगे बढ़ूं तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस के बाद आपकी खासियत क्या होना चाहिए, रिफिनमेंट की खासियत होनी चाहिए इसमें। रिफिनमेंट दैट मीन रिकंस्ट्रक्ट, रिफिनमेंट दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्ट करने की इसकी खासियत होना चाहिए। रिफिनमेंट, रिफिनमेंट एबिलिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज, इसके सबसे बड़ी खासियत है रिफैक्टरिंग की भी खासियत। चलिए, रिफैक्टरिंग, चलिए रिफिनमेंट मैंने कहने का मतलब दोबारा हम कंस्ट्रक्ट कर सके उसको, अनस्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर में, दैट इज आपका यहाँ पे हो गया रिफिनमेंट। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट है, ये न पॉइंट याद रखिए। एब्स्ट्रक्शन होता है आपका, आर्किटेक्चर होता है, पैटर्न्स के फॉर्म में होता है, वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एबिलिटी होती है उसके अंदर रिफिनमेंट की एबिलिटी होती है, मॉड्यूलेशन की एबिलिटी होती है, और उसके अंदर रिफैक्टरिंग की भी एबिलिटी होती है। चलिए, कोई डाउट नहीं, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पार्ट, तो इसलिए यहां पे मैंने समझा दिया कि सिंपल सा ये इसका बेसिक फंडामेंटल है गाइस। तो ये आर्किटेक्चर के पार्ट हो गए। चलिए, तो ये थे बेसिक, इतना ही आपको डिजाइनिंग पार्ट में पढ़ना है। एक आपको मिल गया फ्रेमवर्क, पढ़ना क्या है, व्हाट इज, देन प्रिंसिपल, देन उसके फंडामेंटल कंसेप्ट। क्लियर है? तो ये थे इसके बेसिक पॉइंट। अब इसी का क्या क्या पॉइंट याद रखना है, क्या मेमोराइज करना है, वो अब हम आपको स्लाइड के फॉर्म में यहां पे दिखाएंगे, तब आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा लेट नहीं करते हो, आपको स्लाइड आपके सामने दिखाया जाए, अब फिर हम आज ही के डेट में हम क्वेश्चंस राउंड भी करेंगे गाइज। तो एक बार सारे क्लास के ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एसडीएलसी फेज क्या था, तो प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस था। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, टेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। टेस्टिंग है क्या है, टेस्टिंग जो हेल्प करता है किसको, प्रोग्रामर को कोडिंग पार्ट में क्या क्या काम है मैंने बता ही दिया था। यहाँ मैंने प्लानिंग को जो आर्किटेक्ट को फॉर्म देता है वो आपका एसआरएस डिजाइन में किया था। सिंपल सा एसआरएस पार्ट को जो ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करता है, दैट इज ऑन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। ये दो पॉइंट था। नेक्स्ट बार इसके प्रिंसिपल क्या थे, तो सबसे प्रिंसिपल मैंने यहां बता दिया, तो ये इसके प्रिंसिपल थे। चलिए अब मैं आता हूं डिटेल पार्ट पे। तो सबसे पहला आइए ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन दिख रहा है आई थिंक आपको। दिख रहा है। चलिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या है।
What is software design? Software design an attractive process of transforming requirement into blueprint for constructive software which helps programmer into coding. जो प्रोग्रामर को हेल्प करता है किसमें? तो कोडिंग करने में गाइज हमें ये हेल्प करता है। तो सिंपल सा पॉइंट, ये पॉइंट आपको अभी तक याद करके जाएंगे। आज की क्लास का यही देखो, अब हो गया कि क्लास आपको नाइट शिफ्ट में होगी तो थोड़ा सा फ्रेश होकर बैठो। अब ये देखो क्लास आपको चीजें यहीं पे याद हो जाए, क्योंकि आप मैं बताता हूँ एग्जाम्स का डेट प्रेडिक्टिवली अनाउंस हो चुका है। CBT 1 के बाद कुछ माइनर डे ही बचेंगे, आपका CBT 2 आने वाला है। तो CBT 2 आई थिंक अभी जो करंट नोटिफिकेशन है आपके अप्रैल लास्ट मई में, आपके मई मिड में आपके होने की संभावना बन रही है, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है गाइज। तो ये पॉइंट याद रखिए, इसलिए जल्दी जल्दी हमें करना है ताकि हम अब एक सेशन जैसे कंप्लीट होगा फिर हम आएंगे प्रैक्टिस की ओर। अभी तो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम अभी, क्योंकि कल मैंने जब टेस्ट लिया तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं था, तो आपको मैंने कमिटमेंट किया था कि आपका सिलेक्शन तक मैं आपको लेके जाऊँगा बच्चे। तो पहले आपको थ्योरी पार्ट आपको अच्छे समझ जानी होगी। तो अगर यहाँ पे कोई डाउट होता है तो हमें जरूर बताएं कि सर मेरे को इस तरह के डाउट होते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकें। जैसे अभी कल 2 क्वेरी भी आई थी कि सर CBT 1 कम होने वाला है, तो प्रेडिक्टेबल वही है कि मई मिड के आसपास होने की संभावना है। अब बाकी आगे देखा जाए उसको। चलिए, इलेक्शन है इस कारण थोड़ा सा वो वेट कर रहा है, नहीं तो बीच में ही हो जाता, या इलेक्शन के बाद तो होना ही होना है 23 मई के बाद से। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। आफ्टर दैट कंपोनेंट क्या क्या होता है ये याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो आपको थ्योरी पार्ट पूछा गया था, सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? डिजाइन कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी सिस्टम डिजाइन को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है वो पार्ट आप यहां से देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका डेटा डिजाइन पार्ट। डेटा डिजाइन पार्ट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन डोमेन मॉडल इनटू डेटा स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है, समझिए, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा गया है क्या? सिंपल सा डेटा डिजाइन का पार्ट होता है क्या? जो भी डोमेन कहने का मतलब जो भी डेटा है, A कोई डेटा है, 3 कोई डेटा है, 0.6 कोई डेटा है, 0.5 को डेटा है, तो ये डोमेन हो गया। इस डोमेन को डेटा स्ट्रक्चर में डिफाइन करना। डेटा स्ट्रक्चर यानी एक फॉर्मेट देना। डेटा स्ट्रक्चर क्या? तो भाई ये कैरेक्टर है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। तो ये चीज में जो कन्वर्जन होता है ये काम कौन करता है? तो डेटा डिजाइन के पार्ट में होता है। सिंपल सा पार्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन डोमेन मॉडल इनटू डेटा स्ट्रक्चर। चलिए अगला पॉइंट में बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन का काम क्या होता है? तो सिंपल सा डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है कि यहां पे सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका था, ये स्ट्रक्चर बन चुका था एक, कि यहां पे भाई कैरेक्टर है, यहां पे इंटीजर है। तो सिंपल सा बात है, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा? भाई हमें कैरेक्टर है, इंटीजर आपको बताना होगा कि भाई यहाँ मोबाइल नंबर के लिए यूज़ करना है, यहाँ नाम के लिए यूज़ करना है, तो अमाउंट के लिए कुछ और यूज़ कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप जो होता है सारे, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से समझिएगा गाइज, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनाता है वो आपका कौन होता है? तो वो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है। मैं समझा रहा हूं ताकि आपको एक बार में समझ जाए। सिंपल सा बात है, डोमेन और डेटा स्ट्रक्चर बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? तो डेटा डिजाइन करता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन में क्या होता है? रिलेशनशिप अमंग द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सारे एलिमेंट थे यहाँ पे, ये सारे के बीच में रिलेशनशिप कौन बताएगा? तो ये रिलेशनशिप आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन में बताया था। तो 2 डिजाइनिंग पार्ट हो गया। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आपका इंटरफेस डिजाइन था। डिस्क्राइब हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट इन द ह्यूमंस। कहने का मतलब है, इंटरफेस का मतलब ये होता है मीडिएटर। इसमें हमें ये डिजाइनिंग पार्ट में सिंपल से अगर बात कहा जाए तो मैंने एक OS बनाया है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कोई व्हाट्सएप है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, तो ये दोनों के बीच में इंटरफेस कैसा होगा? इंटरफेस कैसा होगा यानी भाई व्हाट्सएप तभी काम करेगा जब वहां पर GUI इंटरफेस हो। GUI इंटरफेस, अगर हम DOS में व्हाट्सएप चलाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमें 1 GB रैम चाहिए, 1 GB रैम चाहिए गाइज,
तब व्हाट्सएप रन करता है। अगर इस सिस्टम जहाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वहाँ अगर 1 GB नहीं है तो वो वर्क वहाँ पे नहीं करा। दैट मीन्स ये इंटरफेस, दैट मीन मीडिएशन कैसा होगा ये किस में ध्यान रखा जाता है, तो इंटरफेस डिजाइन में। हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद द सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट विद एंड विद द ह्यूमंस। चलिए, तो 2 पॉइंट ये हो गए यहाँ पे। तो इंटरफेस का काम यहाँ पे ये किया जाता है। अगला बात आता है प्रोसीड्यूरल डिजाइन। प्रोसीड्यूरल डिजाइन कहने का मतलब है कि अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, अभी मैंने मॉडल बनाया था, कि दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, अभी आपको मॉडल मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिर्फ डिजाइन बनाया था कि भाई डेटा ये है। देखो गाइस, प्रोसीड्यूरल कहने का मतलब है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंशियली काम होना। तो प्रोसीड्यूरल डिजाइन में यह ध्यान रखा जाता है कि जो डेटा है, जो भी डेटा है, इंटीजर हो गया, कुछ भी यहां मॉडल, कहने का मतलब ट्रांसफर स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट इनटू प्रोसीड्यूरल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कहने का मतलब यह है कि ये सारे चीजें क्या ये सही ऑर्डर में है। प्रोसीड्यूर कहने का मतलब सीक्वेंस क्या सही है, ये हो गया प्रोसीड्यूर, सही मैनर में है। सिंपल से बात है भाई, पहले इनपुट होता है, यूजर इनपुट देगा तब ना उसका आउटपुट होगा। दैट मीन्स वो डिजाइन में ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि पहले हम आउटपुट कर दें, पहले आउटपुट कर दें उसके बाद इनपुट का हम डिजाइनिंग बनाए। तो ये हो गया प्रोसीड्यूर, प्रोसीजर। प्रोसीड्यूरल वैसे से हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि ये पार्ट स्ट्रक्चर सीक्वेंस वो ध्यान किस में रखा जाता है, तो प्रोसीड्यूरल डिजाइन में रखा जाता है गाइस। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट आर्किटेक्ट इनटू अ प्रोसीड्यूरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो ये चीज कि भाई इनपुट पहले होगा और आउटपुट आपका बाद में होगा, ये कहलाता है, ये ध्यान किस में रखा जाएगा, तो आपका प्रोसीड्यूरल डिजाइन में रखा जाएगा। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। चलिए, क्लियर है यहां पर। आई थिंक ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। डिजाइनिंग के नाम याद रखिएगा, डेटा डिजाइन जो डोमेन और डेटा स्ट्रक्चर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो आपका रिलेशन करवाता है सब सारे स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करवाता है, कौन, तो आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब अगला पार्ट क्या था, इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइन का काम क्या है, तो सिंपल से आप समझिए, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम जो कम्युनिकेट कराता था, दैट मीन्स कहने कम्युनिकेशंस बिटवीन सॉफ्टवेयर का जो काम करवाता था, उसके लिए जो इंटरफेस क्रिएट करना होता था, ह्यूमन बीइंग उसको यूज कैसे करेगा, उसके लिए जो इंटरफेस क्रिएट करना था वो आपका इंटरफेस दैट मीन्स मीडिएटर। तो मीडिएटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी ध्यान रखा था। इंटरफेस सामने बात था प्रोसीड्यूरल दैट मीन्स सिक्वेंसेस ऑफ दिस कैसा होगा, वो आपका प्रोसीड्यूर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई इनपुट पहले होता है उसके बाद आउटपुट होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने डिजाइन कर दिया, आउटपुट को प्रायोरिटी नंबर 1 दे दिया और इनपुट को प्रायोरिटी नंबर 2 देते, ऐसा नहीं हो सकता है गाइज। तो ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक याद हो गया होगा। अब बोलो कि सर मुझे याद हो गया ये चीजें। क्लास करने का मतलब ये है कि हमें याद हो जाए, कल जब हम देखें एक बार दोबारा से वीडियो देखें, सारी चीजें हमें मेमोराइज हो जाए। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। आगे मैं बढ़ूं, एक मैंने डायग्राम बना यहां पे दिया था, एक्चुअली ये काम कैसे करता है देख सकते हैं यहां पर। ये है पूरा डिजाइन, सिंपल सा बात है। देखो, ये पूरा डिजाइन को समझ लीजिए, समझ आना है उसका थ्योरी। मैं एक लाइन पढ़ते जाऊंगा, फिर बाद में उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के आप तक मैं पहुंचा दूंगा। शॉर्ट नोट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका शॉर्ट नोट्स चाहिए तो शॉर्ट नोट्स मैं वहां पे दे दूंगा। पहले डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं कि सर आप अगर मुझे आज कमेंट कर दोगे सर मुझे उसका शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मैंने वो सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, PDF आप सारे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वो लिनक्स कमांड का जो याद करने वाली चीज़ थी मैंने वहाँ पे PDF दे दिया गाइज, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको वो लास्ट फ्राइडे मैंने जो 30 क्वेश्चन किया उसका PDF वहाँ अवेलेबल है नेक्स्ट क्लास के डे में। तो ये सारा चीज़ डाउनलोड, कोई भी तरह का दिक्कत होता है आप मेरे को कमेंट करें, मैं वहाँ पे बताऊँगा जरूर। वो ऐप डाउनलोड को, हर बच्चा वाईफाई का ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। हर बच्चे के मोबाइल में आपका वाईफाई का ऐप होना चाहिए। वाईफाई के ऐप में सारे नोट्स अवेलेबल हैं। चलिए, आज ही जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आप वाईफाई के ऐप को, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं गाइज। तो चलिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, अगर मैं बात करूँ तो
डिज़ाइनिंग पार्ट में हमने ई आर डायग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन करते, ई आर डायग्राम पता है आपको, डेटाबेस हम लोग डिज़ाइन करते थे, हम लोगों ने DFD डिज़ाइन किया था, हम लोगों ने स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम डिज़ाइन, ये सारा डिज़ाइनिंग हो गया था। इस डिज़ाइन का यूज यहाँ पे कैसे हुआ उसका हायरार्की देख लो। हायरार्की सबसे पहले डेटा डिज़ाइन किया गया होगा। डेटा डिज़ाइन क्या होगा? डेटा दैट मीन्स मैंने वही बताया, डेटा टाइप और स्ट्रक्चर, डेटा टाइप स्ट्रक्चर। हम समझ जाओ, इतना समझ जाओ कि सर एग्जाम में देखे और कहानी लिखना स्टार्ट कर दो वहाँ पे। उसका फिर आर्किटेक्ट हमें डिज़ाइन करना था। सिंपल सा सीक्वेंस क्या हो सकता है? पहले डेटा का हम ध्यान रखें। इनपुट हम कहाँ से लेते थे? इनपुट हम ई आर डायग्राम से ई आर डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, DFD के थ्रू कर सकते हैं, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। किसका कहाँ यूज है वो यहाँ भाई डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। अब देख सकते हो यहाँ पर कि आपका डेटा डिक्शनरी क्या है आपको पता है? मैं बता देता हूँ, वैसे DBA से मैंने बताया था, अ डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। कहने का मतलब है कि जो भी मैंने डेटाबेस बनाया उसका भी डिटेल कहीं रखा जाता है, वही कहलाता है आपका डेटा डिक्शनरी। तो ये डेटा डिक्शनरी है, ER डायग्राम है, DFD है और स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम है। ये सारा डायग्राम है। किसका कहाँ यूज है? तो डेटा डिज़ाइन पार्ट किससे लेगा? तो आप याद रखिएगा वो ER डायग्राम्स और डेटा डिक्शनरी से लेगा। तो डेटा का पार्ट कहाँ से आ सकता है? डेटाबेस से ही आ सकता है ना गाइज। तो इसलिए वो ER डायग्राम और डेटा डिक्शनरी से यूज़ करता है। डेटा डिक्शनरी मैंने बता ही दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। डिटेल इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड मैं प्लेन स्लाइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे याद हो जाए। चलिए याद रखिएगा डेटा डिक्शनरी, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा का भी हमको डेटा अबाउट डेटा, यही पार्ट कहलाता था आपका डेटा डिक्शनरी। और ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं पूछा जाए डेटा अबाउट डेटा को हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। ये मैंने वैसे डेटाबेस में बता भी दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन आपको करा देता हूँ। डेटा अबाउट डेटा इज नॉन एज ए मेटा डेटा। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था। तो ये डेटा, ये सारे पार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर। डेटा डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा और डेटा अबाउट डेटा को हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं मेटा डेटा। चलिए तो डिज़ाइन का ये है आपका इंटरफेस। डेटा डिज़ाइन वो कहाँ से अपना इनपुट कहाँ से ले रहा है? तो डेटा डिक्शनरी से ले रहा है और ER डायग्राम के थ्रू ले रहा है। फिर आर्किटेक्ट के पॉइंट पे आया तो आर्किटेक्ट वाला पॉइंट कहाँ से ले रहा है डेटा? तो DFD से ले रहा है। आर्किटेक्चर मतलब मैंने अभी बताया था आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या किया जाता है। हमें देखना उन रिलेशनशिप हम चेक करते थे आर्किटेक्ट के पॉइंट में। तो यही चीज़ है यहाँ पे हो गया। वो कहाँ से यूज़ किया जाता है? तो वो DFD से यूज़ किया जाता है। फिर इंटरफेस डिज़ाइन भी इसी का यूज़ करेगा। और आफ्टर दैट प्रोसीजर, तो फाइनल प्रोसीजर दैट मीन्स सीक्वेंस, वो आपका स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम से दूर गया। DFD आपको वैसे पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी आपको पता है कि प्रोसीजर के सीक्वेंस को हम लोग यूज़ करते हैं, वो DFD के थ्रू करते हैं। इसके लेबल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। एक मैं DFD की भी क्लास रख दूंगा ताकि आपको DFD एक बार समझ में आ जाए। वो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर, उसके बाद में स्पेशल टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासेस रखने वाला हूँ गाइज। जैसे ये पहले भी हम सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, सिलेबस जैसे मेरा होगा कुछ नियर बाय हम कंप्लीट करेंगे, फिर टॉपिक बाय टॉपिक आपके एडवांस चीज़ें भी वहाँ पे करेंगे। क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि कुछ चीज़ें छूट रही है, कुछ चीज़ें स्किप हो रही है, तो हाँ समय से हमें कंप्लीट करना है ताकि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हम अच्छे से रिविजन कर सकें। हम ये दिमाग में रखिए कि CBT 1 होने से तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि CBT 1 हो जाए उसके बाद CBT 2 की तैयारी करेंगे, ऐसा दिमाग में हमें नहीं रखना है गाइज। हमें दोनों को पैरेलल लेके चलना है। तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करते, यहाँ पे समझाते हैं दोबारा। तो डेटा डिज़ाइन फर्स्ट फेज़ होता है, जो डेटा आपका ER डायग्राम से यूज़ करता है और आपका डेटा डिक्शनरी से यूज़ करता है। ER डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, आपको पता है 2 टेबल के भी जो रिलेशनशिप हम शो करते थे भाया E डायग्राम शो करते हैं। एक मैं पूरा डायग्राम क्लास रखूँगा इन फर्दर,
आर्किटेक्चर मैंने बता दिया, यहाँ से डेटा, देन इंटरफेस डिज़ाइन, देन प्रोसीड्यूरल डिज़ाइन। तो ये सारे पार्ट हैं जो हम डिज़ाइनिंग पार्ट में यूज़ करते हैं। यानी ये डायग्राम से पूरा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग काम में होता है क्या। डिज़ाइनिंग फेज़ में ही हम DFD क्रिएट करते हैं, डिज़ाइनिंग टाइम में हम लोग ER डायग्राम का यूज़ करते हैं, और ये उसकी हायरार्की है। डेटा डिज़ाइन क्या है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है, इंटरफेस डिज़ाइन क्या है, प्रोसीड्यूरल डिज़ाइन क्या है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप पॉइंट वहाँ पर याद रखिएगा। सीक्वेंस में अरेंज करने को हम लोग प्रोसीड्यूरल डिज़ाइन में ध्यान रखते हैं। इंटरफेस कहने का मतलब रियल वर्ल्ड से हम लोग इंटरेक्ट, स्ट्रक्चर को और रियल कॉमन सॉफ्टवेयर को बीच में जो कोऑर्डिनेशन, कहने का मतलब ह्यूमन उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करेगा, ये हम लोग इंटरफेस डिज़ाइन में रखते थे। डेटा स्ट्रक्चर को और उसके मॉड्यूल को कैसे इंटरेक्ट करता है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में रखते थे। दैट मीन डोमेन और स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरेक्शन होता था वो आपका डेटा डिज़ाइन पार्ट में होता था। एक बार स्लाइड पीछे करके भी आप देख सकते हैं, सॉरी एक बार वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया है गाइस। चलिए तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। चलिए ये डेटा डिज़ाइन हो गया, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं तो आपका इंटरफेस डिज़ाइन हो गया था, प्रोसीड्यूरल डिज़ाइन भी हो चुका था, मैंने यहाँ समझाया था। अगर फिर एक बार वीडियो पीछे करके आए हो देख सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, मैं धीरे धीरे समझाया ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो मैं बता दीजिएगा, वैसे मैं इन फर्दर सबका शॉर्ट नोट्स आपको बना के देने वाला हूँ, वो अभी नहीं, जब सिलेबस मेरा हो जाएगा तब। चलिए एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बता दिया था। एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक फॉर अरेंजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बस पॉइंट याद रखिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इज अ टेक्निक फॉर द अरेंजिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। चलिए दो टाइप का होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और प्रोसीड्यूरल एब्स्ट्रैक्शन, बस 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, ये पूरा डिटेलिंग है, वैसे इतना आपको प्रोसीड्यूरल डिज़ाइन याद रखिए। अ नेम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ ए स्पेसिफिक लिमिटेड फंक्शन। सिंपल सा बात है। एब्स्ट्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, या मैं फिर से डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखा जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पहले बता दिया है, यहाँ पे टेक्निक फॉर अरेंजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे आ जाइए, तो कॉम्प्लेक्सिटी को अरेंज करना है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अरेंज, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अरेंज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। सिंपल सा, सबसे पहले प्रोसीड्यूर। तो प्रोसीड्यूर में क्या आता है, कोई फंक्शन कहने का मतलब है, मैंने एग्जांपल अगर दिया कि फंक्शन क्या है, मेरे को ऐड करना है, तो ऐड करना एक फंक्शन है, सम करना, डिवाइड करना, ये सारे फंक्शन अगर यूज़ करना है तो ये हम ध्यान किस में रखेंगे, तो प्रोसीड्यूरल एब्स्ट्रैक्शन में। दूसरा पॉइंट में बात करूँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात, तो वो डेटा हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर हो सकता है, ये पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में पार्ट। मैंने वैसे डेफिनेशन यहाँ पे एक बार लिख भी दिया है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँ तो ये एब्स्ट्रैक्शन के पार्ट हो गए। आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर वैसे है बहुत डिटेल इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इन विच दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। ये डेफिनेशन बस आपको याद रखना है। चलिए, तो ये आर्किटेक्चर पार्ट में क्या आता है, मैंने दिखा भी दिया था कि आर्किटेक्चर पार्ट क्या होता है। ये वही सब पार्ट हैं जो हमने अभी बताया था कि ये सब उसके फंडामेंटल डिटेलिंग यहाँ पर है। तो जल्दी से ये 2 पार्ट हम जल्दी दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट आपका पैटर्न, तो पैटर्न इज अ कॉमन सॉल्यूशन टू ए कॉमन प्रॉब्लम टू ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। चलिए, अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ टू ए कॉमन प्रॉब्लम, तो ये मैंने अभी बता दिया था। पैटर्न में आपको ये ध्यान रखना है कि हर तरह के सॉल्यूशन का एक, ऐसा नहीं सिंपल सा बात है, ऐड है, याद रखिएगा। कॉमन लिखा है, कॉमन सॉल्यूशन टू ए कॉमन प्रॉब्लम, कहने का मतलब बेटा कि मैंने 2 + 2 है तो मेरे को ऐड करना था, पॉइंट समझिएगा। तो ऐसा नहीं कि फिर अगर 3 + 2 मेरे को ऐड करना है तो फिर कोई मैं नया फंक्शन बना दूं, फिर ऐड से ही मैं तो काम कर सकता हूं ना। एग्जैक्टली पॉइंट याद रहेगा। तो यही कहा गया, कॉमन सॉल्यूशन टू ए कॉमन प्रॉब्लम इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये पूरा डिटेलिंग है, एक न्यूमेरिकल्स है, खैर न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। चलिए, तो ये आपके पैटर्न्स में थे यहाँ पे। नेक्स्ट में अगर पॉइंट पढ़ूँ, आई थिंक
ऊपर दिख नहीं रहा, हाँ दिख रहा है। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मॉड्यूलरिटी है। मॉड्यूलरिटी की मैं बात करूँ, इन दिस कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू सेपरेटेड नेम एंड एड्रेसेस कंपोनेंट कॉल्ड मॉड्यूल्स। सिंपल सा बात है कि पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट कर चुके थे, यानी डेटा टाइप वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद मैंने उसका आर्किटेक्चर बनाया, आर्किटेक्चर के बाद उसका मैंने मॉड्यूल बना दिया, मॉड्यूल वाइज। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे किए जाते हैं, तो वो मैंने किस में किया, तो वो आपका मैंने मॉड्यूलिटी के पार्ट में किया था। ये पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो मैं न्यूमेरिकल्स आगे बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसके न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। पहले यहाँ पे आज थ्योरी हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। इसकी आफ्टर जब टेस्ट के बाद इसकी फिर एक डाउट वहाँ पे रखी जाएगी जहाँ पे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। वैसे न्यूमेरिकल्स आपको जेईई में पूछा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। चलिए नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक बिकॉज इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल सा डेफिनेशन ही आपको याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिटेलिंग हमको हाइड करके रखना है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये बस इनपुट लेना है यूज़र से। डिज़ाइन में हमें ये ध्यान रखना है, इनपुट लेना है, यूज़र को ये ना मालूम हो कि भाई मेरे पास एप्लीकेशन कितने आ गए। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है बस यूज़र अपना इनपुट डाल दे, डिटेल इन्फॉर्मेशन वो हमेशा हाइड करके रखेगा गाइज। डिटेल इन्फॉर्मेशन ये हमेशा हाइड रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की एबिलिटी थी, ये इसकी खासियत थी। ऐसे करके मैंने चूँकि पहले समझा दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलिए रिफिनमेंट की बात है, स्टार्ट विद रिफिनमेंट होता हो गया प्रोसेस ऑफ एलिब्रेशन। एलिब्रेट चीज़ों को एक्सटेंड करने की क्षमता को हम बोलते हैं क्या, तो रिफिनमेंट। पॉइंट याद रखिए, रिफिनमेंट कहने का मतलब है प्रोसेस ऑफ एलिब्रेशन। स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन डिफाइन एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल, बिकम द डिकम्पोज द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन ए स्टेप वाइज फंक्शन अंटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट आर रीच्ड। दोबारा मैं देख लिया, स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन डिफाइन एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल, डिकम्पोज द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन अ स्टेप वाइज फैशन अंटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट आर रीच्ड। कहने का मतलब है कि चीज़ों को एलिब्रेट करने का जो काम होता है, अभी तक क्या था कि हमें 1 बाय 1 लाइन हमें समझ में आ रही थी, तो ये चीज़ों को एक्सपेंड करना है, एक्सटेंड करने का पार्ट है, ताकि चीज़ों को आसानी। अभी डेटा टाइप हमें पता, एब्स्ट्रैक्ट लेवल ही पता था, फिर उसको डेटा हमें पता था, डेटा टाइप हमें क्लियर हो चुका था। यहाँ पे ये सबको जोड़ के डिकम्पोज कर देना। डिकम्पोजिंग करने का मतलब ये सारा काम करता है कौन, तो ये आपका होता है रिफिनमेंट ट्री। मतलब ये पॉइंट आप याद रखिएगा, रिफिनमेंट। ये सिंपल से याद है, प्रोसेस एलिब्रेशन इज नॉन एज अ रिफिनमेंट। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका रिफैक्टरिंग। कोड रिफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर कोड। सिंपल सा आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, रीस्ट्रक्चर करना। पहले से ये चीज़ें यहाँ बनी हुई थी, उसको फिर मैंने यहाँ रीस्ट्रक्चर कर दिया, वो आपका कहलाएगा क्या, रिफैक्टरिंग। Code refactoring is the process of restructuring existing computer code, changing the factoring without changing its external behavior. सिंपल सा पॉइंट यही आपको याद रखना है। चूंकि थ्योरी है, आपको डेफिनेशन ही यहाँ पे याद रखना होगा। समझने की पॉइंट मैंने पहले बता दिया। रिफैक्टरिंग कहने का मतलब ही होता है ताकि चीज़ें यहाँ पर चेंज ना हो। रीस्ट्रक्चर करना, पहले ये सारे सेल्स यहाँ बने थे, फिर जोड़ के मैंने एक नया सेल्स बना दिया, लेकिन आप देखो कुछ चेंजेस नहीं। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल थे, यहाँ भी 9 सेल ही। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। यही काम कहलाता है रिफैक्टरिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। तो ये बड़ा था। फंक्शनल इंडिपेंडेंस की बात करें, फंक्शनल इंडिपेंडेंस अचीव्ड बाय डेवलपिंग मॉड्यूल्स विद अ सिंगल माइंड। कहने का मतलब था, एक्चुअली ये पहले हमें डिस्कस करना था। मॉड्यूल ये मैंने डेवलप कर लिया था गाइस, ये मॉड्यूल डेवलप कर चुका था। मॉड्यूल को जोड़ के एक कंप्लीट कर देना, एक सिंगल माइंडेड में बना देना, ये आपका कहलाता था किसका, तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का काम था। तो यही काम होता था फंक्शनल इंडिपेंडेंस में। चलिए, तो आपको फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड बाय द डेवलपिंग मॉड्यूल्स विथ अ सिंगल माइंडेड फंक्शन एंड एवरेजन टू एक्सरसाइज इंटरेक्शन विथ अदर मॉड्यूल्स। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे। आफ्टर दैट, तो ये आपके सारे वो पार्ट थे जो यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। चलिए, यही सारे फंडामेंट है। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा टाइप यहाँ पे मैंने बता दिया, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन मैंने बता दिया, कॉमन प्रॉब्लम हैज़ अ कॉमन सॉल्यूशन,
मॉड्यूल वाइज डेफिनेशन ये यहाँ पे हो गया। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सारा डिटेल हमें हाइड कर रखना है। फंक्शन, रिफिनमेंट और रिफैक्टरिंग, ये सारा प्रोसेस मैंने डिस्कशन कर दिया। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन, व्हाट इज आर्किटेक्ट, व्हाट इज पैटर्न, व्हाट इज मॉड्यूलिटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, व्हाट इज फंक्शन इंडिपेंडेंसी, व्हाट इज रिफिनमेंट, व्हाट इज रिफैक्टरिंग। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो आपको इसके डेफिनेशंस याद रखने होंगे। अब मैं आपको इसके अभी चूंकि समझाने के लिए मैंने बड़े बड़े स्लाइड्स बनाए थे, चूंकि मैं समराइज करके एक नोट्स बना के जब एंड की ओर हम लोग जाएंगे जब सेशन, तो लास्ट में शॉर्ट नोट्स मैं बना के आपको दूंगा। फिलहाल आप यहाँ समझना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेलिंग पे आपको बता दिया था गाइस। आई थिंक ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब जल्दी से लेट नहीं करते, मैं आगे क्वेश्चंस भी और बढ़ता हूँ। तो ये आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट आपका क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर जल्दी से बता दो सर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्लियर हो गया, याद क्या रखना है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, और उसके फंडामेंटल क्या पार्ट होते हैं, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, मॉड्यूलिटी क्या होती है, आपका इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है गाइस। आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कशन कर लिया था। आप बता सकते हैं कि विच टू मॉडल्स डज नॉट अलाउ रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल। कहने का इनमें से कौन सा मॉडल है, क्वेश्चंस है जो इस अभी तक हमने जो पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लगभग सारा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चंस आपके पूछा है, विच टू मॉडल्स डज नॉट अलाउ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल। जिसमें इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें रिक्वायरमेंट पहले हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल में करना पड़ता था आपका, नेक्स्ट आपका वाटरफॉल में करना पड़ता था। डज नॉट अलाउ है ना आपका, डज नॉट अलाउ की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट होगा वाटरफॉल मॉडल। स्पाइरल में आपको पहले नहीं बताना होता था, यानी दैट मीन्स इसका सही आंसर हो सकता है आपका, एक सेकेंड ये क्वेश्चन सही, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग भी बताइए, तब तक मैं इसका विच टू मॉडल डज नॉट अलाउ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट इन अर्ली। आई थिंक ऑप्शन का पेयर यहाँ पे गलत लग गया है क्या, वाटरफॉल सही है। एक सेकेंड, अर्ली इन द साइकिल में पेयर गलत लग गया आई थिंक बेटा। अर्ली रिक्वायरमेंट किस में नहीं हो सकता है, तो आई थिंक चलिए विच ऑफ द टू मॉडल्स डज नॉट अलाउ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल। अर्ली इन द साइकिल वाटरफॉल में तो होता है, स्पाइरल में नहीं होता है, स्पाइरल में नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपका आने वाला है, इस थिंक पेयर गलत लगा हुआ है क्योंकि वाटरफॉल यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये पेयरिंग यहाँ पे गड़बड़, वाटरफॉल में होता है लेकिन स्पाइरल में नहीं होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू इसके पेयर के अकॉर्डिंग कहे तो डी ऑप्शन होना चाहिए, अगर वाटरफॉल यहाँ से हम हटा दें तो ये डी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए रिक्वायरमेंट किस में नहीं होता, वो थोड़ा सा ऑप्शन इसमें कुछ गड़बड़ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चलो इस क्वेश्चन को मैं टेस्ट सीरीज में इसको फिर से रीयूज़ कर दूंगा। Which of the following will not able to give the desired outcomes if user participation is which of two of the following models will not be able to give the desired outcome if the user participation is not involved। इनमें से कौन सा मॉडल है अगर यूज़र सही से जवाब नहीं दे पाएगा, अगर इन्वॉल्व उसमें यूज़र नहीं रह पाए, यानी यूज़र की प्रेजेंस हमेशा ज़रूरत होती है। तो यूज़र की प्रेजेंस हमेशा किस में ज़रूरत होती है, तो आपका प्रोटोटाइप में तो होता ही है, हाँ यूज़र की रिक्वायरमेंट किस में नहीं होगी, तो प्रोटोटाइप में हमेशा ज़रूरत पड़ती है कस्टमर फीडबैक की, और आपका प्रोटोटाइप में पड़ता है और आपका रेड में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। चलिए यूज़र रिक्वायरमेंट हमेशा प्रोटोटाइप में क्या था आपका, एक प्रोटोटाइप मॉडल डिसाइड होता था पहले, प्रोटोटाइप
और उस मॉडल को हम लेके जाते थे एक प्री डिफाइंड मॉडल, फिर कस्टमर फीडबैक यूज़ करते थे, कस्टमर फीडबैक। तो ये चीज़ें फिर हम यहाँ पे रीयूज़ करते थे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, तो ये आपका रेड ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल हो गया। सिंपल सा बात है, कस्टमर आउटकम्स इफ़ यूज़र इज नॉट, तो ये आपका हमेशा यूज़ पड़ता है यूज़र का, वो आपका कहला गया ऑप्शन नंबर। चलिए, रेड एंड प्रोटोटाइप इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, ये दोनों ऐसा मॉडल है जिसमें यूज़र की नीड हमेशा पड़ती है। रेड में चूंकि रिस्क कवरिंग होता है, सॉरी रिस्क में स्पाइरल में होता है, रेड में और प्रोटोटाइप में यूज़र रिक्वायरमेंट हर फेज़ में होता है। आप देख सकते हैं मॉडल का क्लासेस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर अकोमोडेट एनी चेंजेस, इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा बात है, आपका वाटरफॉल मॉडल है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कि पूरा फेज़, यानी कि आपको पता होगा कि ये सारा फेज़ जब तक कंप्लीट नहीं हो पाता था आपका रिक्वायरमेंट, सॉरी प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेशन, तो तभी तक हम नहीं कर सकते थे जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए। तो क्वेश्चन क्या, सुटेबल फॉर कंप्लीटिंग एनी चेंजेस, तो आपका वो वाटरफॉल मॉडल हो गया गाइस। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप का मॉडल मैंने बता दिया, इनमें से कौन सा है जो प्रोटोटाइप का फेज नहीं होता। ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये आपका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गाइस। चलिए, इनमें से कौन सा है जो प्रोटोटाइप का मॉडल नहीं है, तो क्विक डिज़ाइन होता ही है उसमें। आप देख सकते हैं मैंने मॉडल पूरा पढ़ा दिया, आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, मॉडल का सेकंड क्लास, सॉरी मॉडल की क्लासेस आप देख लो, उसमें मैंने पूरा प्रोटोटाइप मॉडल समझा दिया, आप देखो वहाँ पे समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज ऑफ, इनमें से कौन सा नहीं होता, तो आपको याद रखना है कोडिंग का पार्ट इसमें नहीं होता, बाकी सारा होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी यानी कि कोडिंग पार्ट प्रोटोटाइप में नहीं होता ये वैसे भी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रेड में कितने फेजेस होते हैं। रेड के फेजेस मैंने पहले भी बता दिया, रेड में फेजेस कितने होते हैं। तो रेड में आपके 5 फेजेस होते हैं, पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है। 5 फेजेस, देयर इज द 5 फेजेस। चलिए अब जल्दी से बताइए कि रेड में फेजेस और कौन कौन से हैं। यस, दिस इज द 5 फेजेस ऑफ इन रेड। कौन कौन है जल्दी से बताइए। वैसे आप देख सकते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में सारा बता दिया है रेड फेजेस में कौन कौन से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूज़र इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस ऑफ SDLC। चलिए इनमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूज़र इन्वॉल्व इन ऑल द फेज ऑफ SDLC। इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें यूज़र हर फेज़ में अवेलेबल हो सकता है। तो हर फेज़ में किस में रह सकता है आपका प्रोटोटाइपिंग। विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन ऑल द फेज ऑफ SDLC। विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बजाइए, जल्दी से आंसर इसका दीजिए। चूँकि मैंने पहले रेड का बता दिया था इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा। मैं आगे यहाँ जल्दी जल्दी करूँगा यहाँ पर। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यूज़र हर किस में अवेलेबल होता है, तो आपका रेड में होता है। देख सकते हैं मॉडल का मैं बस आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेलिंग अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेलिंग पहले ही बता दिया है यहाँ पे। एक बार जाके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। रेड है, विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूज़र इज इन्वॉल्व इन ऑल द फेज ऑफ SDLC। तो वाटरफॉल मॉडल में नहीं हो सकता, पहले ही रिक्वायरमेंट होता है। प्रोटोटाइप में भी होता है लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि
एक फेज रहता है जहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं, तो रेड है, लेकिन रेड ऐसा है कि हर फेज में वो यूज़र का हमेशा रिव्यू का काम जो होता था इसी में होता था, रिव्यू। वैसे रिव्यू प्रोटोटाइप में भी किया जाता था। चलिए, कैन बी स्टडी इफ यूजर इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस, तो पॉइंट आपको याद रखना रेड में होता है, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, टेस्टिंग है अब। हाँ, ये क्वेश्चन, अ कंपनी इज डेवलपिंग एन एडवांस वर्जन ऑफ द करंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल। क्वेश्चन ये है, कोई कंपनी है जो डेवलप कर रही है आपका एडवांस वर्जन सॉफ्टवेयर का, तो आपको बताना है कि which company is developing an advanced version of their current version available in the market, what module approach will be the prefer। अगर एडवांस वर्जन कोई डेवलप कर रही है कंपनी तो कौन सा मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर, कंपनी इज डेवलपिंग एन एडवांस वर्जन। जल्दी इसका आंसर दिए, ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले भी करवा दिया है। चलिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रेड तो होगा ही, अट्रैक्टिव भी होगा ही। चलिए, स्पाइरल में रिस्क कवरिंग ज़्यादा होती है तो रेड तो है, क्योंकि कस्टमर रिव्यू हमेशा इसमें ज़रूरत पड़ता है। तो और एडवांस वर्जन कहने का मतलब ये हो गया कि कस्टमर का रिव्यू हमें वहाँ पे नीड पड़ती रहेगी, तो रेड में भी कस्टमर, अट्रैक्टिव में भी होता है। अट्रैक्टिव तो सिंपल सा बात है, जो फीडबैक पे काम करता है, आपको पता ही था, ये फीडबैक इशूज़ पे एक मॉड्यूल वाइज जो काम करता था, मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल, वो आपका अट्रैक्टिव में होता था। तो आई थिंक रेड भी है और अट्रैक्टिव, यानी कि बोथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ रेड एंड अट्रैक्टिव इन्हेंसमेंट मॉडल है जो दोनों पे काम करता है। आप दोनों मॉडल का एक बार पहले जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें मैंने क्लियर करी है पूरी। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो विच व्हाट आर द वेरियस टेस्टिंग लेवल, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। कल ही क्लास में बताया था इनमें से कौन कौन सा जो टेस्टिंग का लेवल होता है। यूनिट टेस्टिंग भी होता है, सिस्टम टेस्टिंग भी होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है, ऑल ऑफ द मेंशन, ऑल होगा। ये मैंने लास्ट क्लास ही बता दिया, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज बिलोंग टू, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किससे बिलोंग किया जाता है, जल्दी से बताइए। चलिए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज बिलोंग टू वाइट बॉक्स टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, नन ऑफ द अबव। बाउंड्री होगा ब्लैक बॉक्स में, क्योंकि इसमें इंटरनल डिटेल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो हिडन किस में रहता था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। इसमें लिखा क्या होता था, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर विल बी नॉट नॉन द टेस्टर, टेस्टर को सारी चीज़ें पता नहीं होती थी, तो बाउंड्री होता था। तो दैट मीन्स बाउंड्रीज वैल्यू किस में हो गया, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हो गया। डिटेलिंग इसको नहीं पता होता था। वाइट बॉक्स में टेस्ट डिटेल पता, इसमें डिटेल पता होता है, इसमें नहीं पता होता, दैट मीन्स ब्लैक बॉक्स होता है जो बाउंडेड होता है। आगे मैं अगर बात करूं, अल्फा टेस्टिंग इज डन एट, सिंपल सा क्वेश्चन, ये देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन टेस्टिंग से बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। अल्फा टेस्टिंग इज डन एट, सिंपल सा बात है। अल्फा टेस्टिंग कौन होता है, जो प्रोग्रामर करता है आफ्टर डेवलपमेंट के बाद। मैंने कल ही बताया था, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है उसके बाद प्रोग्रामर एक डेवलपिंग करता, एक टेस्टिंग करता है अपने कलीग्स को दे के, तो कौन कर सकता है, तो डेवलपर ही कर सकता है, याद रखिएगा। और वही अगर बीटा टेस्टिंग पूछता है तो यूज़र करता है आपका बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग कौन करता है, तो आपका यूज़र करता है। मैंने कल ही बताया था, आपने एग्जाम्पल आपको दिया था मोजिला का जो बीटा वर्जन होता है। तो दोनों अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग दोनों एक ऐसा टेस्टिंग है जो आफ्टर डेवलपमेंट किया जाता है। अल्फा टेस्टिंग प्रोग्रामर ही करता है और बीटा टेस्टिंग है जो यूज़र करता है, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन है। एज पर द माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप दे सकते हो। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्क्रीन से हट गया हूँ ताकि आप क्वेश्चन वहाँ पे देख सको। चलो मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, थोड़ा इसको समझने में दिक्कत होगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। As per the Microsoft report, 30% of the project get cancelled before they are completed. 50% of overrun their cost estimated by the average of 150%, and for every 100% project there are 90% restarts. कहने का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसमें अगर 100 रुपया का अगर सॉफ्टवेयर था
तो 30% पहले ही क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, यानी अभी उसके पास काम 70 रुपया ही बचा गया। आफ्टर दैट 70 रुपया को काम करने में वो 150% ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि 105 खर्च भी ज़्यादा हो रहा है। पहले तो यहाँ पे कैंसिल करवा दिया, जो ऑर्डर आया ऑर्डर का 30% कैंसिल करवा दिया, जितना बचा है उसका भी कॉस्टिंग और 150% ज़्यादा लगा रहा है। और 100% अगर 100 प्रोजेक्ट डेवलप भी करता है तो मात्र 94 देर आर 90 रीस्टार्ट, 94 उसमें ऐसा है जिसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि ये काम किसका हो सकता, ऐसा आदमी, ऐसा इंसान, ऐसा प्रोग्रामर को हो सकता है जिसको तजुर्बा बहुत कम हो। हम भाई आपको 10 काम दिए करने के लिए, 10 में 30 कैंसिल करवा दोगे, बाकी 70 में आप एक्स्ट्रा कोस्टिंग करवा दोगे, बाकी कंप्लीट करके भी आप जो दिए उसको उस पर भी हमको दोबारा काम करना है। दैट मीन्स इट्स द वर्क ऑफ अनएक्सपीरियंस गाइज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, लैक ऑफ, what is the reason for this statistics? Lack of adequate training in software engineering, lack of software ethics and understanding management issues in the company. Lack of software ethics तो नहीं हो सकता है, ethics तो सही है तब, तो इसका ऑल ऑफ द मेंशन भी दिया है। लेकिन ये जो कि स्टैटिक्स जो दिया हुआ वो जाहिर सी बस यही बता रहा है एक फ्रेशर प्रोग्रामर ये सारा काम कर रहा है। दैट मीन्स सही इसका आंसर होना होगा लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि उसके पास ट्रेनिंग की कमी है, इसके कारण वो इस टाइप का स्टैटिक्स हमें दे रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस था, लेकिन था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। बस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को बच्चे स्किप कर दें, स्किप नहीं करना, इसका आंसर हम देंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बस स्टैटिक्स पढ़ लिए, आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अंतिम क्वेश्चन, रेड का फुल फॉर्म जल्दी से, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रेड का फुल फॉर्म रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन, छोटा सा बात है यार, बच्चा का क्वेश्चन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये हो गए ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़े थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था थ्योरी पार्ट भी, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चंस कर, आप एग्जाम में इसके रिगार्डिंग इससे ही क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी की पूरी है। मैंने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कर दिए थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। जाते जाते कल का अनाउंसमेंट करते हैं। कल आपका होने वाला है, चूंकि कल फ्राइडे है, कल आपका होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कल है आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा। पहली बात, कल मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू।